वेलकम बैक नाजरीन। माजी में पीटीआई जिससे फैजियाब हुई वो फैज कोर्ट मार्शल के लिए तहवील में ले लिए गए हैं। साथ साथ 3 मजीद रिटायर्ड फौजी अफसरों को भी फौजी तहवील में ले लिया गया है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी और उनका कोर्ट मार्शल कोई मामूली वाकया नहीं है। इसके फौजी सियासी और कौमी मामलात पर दूरअंदाज अंदाज मुरतब होंगे। गुज़श्ता कुछ अरसे सियासी हल्के इस बात का बरमला मुतालबा कर रहे थे कि फैज हमीद ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए उन्हें करार वाकई सजा दी जाए। 9 मई के हवाले से फौजी तंजीबात पर हमलों की मनसूबाबंदी में भी फैज हमीद मुलवस हो सकते हैं, ऐसा कहना है वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको भी सुनवाते हैं। ये जनरल फैज हमीद साहब का अकेले का नहीं होगा। जनरल फैज हमीद साहब जो हैं कुछ थोड़ी बहुत लॉजिस्टिक जरूर प्रोवाइड कर रहे होंगे, एक्सपीरियंस अपना साजिशों का जो है जरूर प्रोवाइड कर रहे होंगे, टारगेट्स जरूर डिफाइन कर रहे होंगे कि इनको टारगेट करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज जो है वो हो सके। इस किस्म की स्ट्रेटजी जो है ना वो स्ट्रेटेजिक आप कह सकते हैं कि एडवाइजर के तौर पे 9 मई को जो हुआ उनका रोल हो सकता है। सवाल ये है अब कि अगर 9 मई या किसी भी सियासी एक्टिविटी में फैज हमीद मुलव्वस है तो क्या कार्रवाई उन तक महदूद रखी जाएगी या फिर और भी बड़े बड़े किरदार सामने आएंगे। बानी पीटीआई ने कल के जरिए हम फैज हमीद की गिरफ्तारी पर पैगाम दिया है कि अगर किसी को शक है कि फैज हमीद 9 मई में मुलव्वस हैं तो यह अच्छा मौका है जुडिशल कमीशन बनाकर सब कुछ वाजे किया जाए। पीटीआई के वकील इंतजार पंचोदा ने इस हवाले से क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। जी बिल्कुल, खान साहब ने ये सिर्फ यही बात की है कि ये फौज का अंदरूनी मामला है और इसके ऊपर जो भी एक्शन फौज ने लिया है उसका पार्टी के साथ या खान साहब के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर खान साहब ने सिर्फ एक बात की है कि अगर 9 मई के रिलेटेड ये चीजें उसके साथ कनेक्ट की जाती हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है। हम हमेशा से कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन जो है उसका क्याम अमन में लाया जाए। सवाल है कि क्या फौज 9 में मुलविस लोगों के खिलाफ हर हाल में कार्रवाई करने की ठान ली है। फैज हमीद के बाद 3 और रिटायर्ड फौजी अफसरान की गिरफ्तारी क्या दर्शाती है और इसके अलावा इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है सियासी मंजरनामे पर जिसमें अता अल्लाह ताला कहते हैं कि फैज हमीद के इकदाम में बानी पीटीआई की ख्वाहिश शामिल थी। शवाहिद से पता चलता है कि बानी पीटीआई जेल में बैठकर भी पैगाम रसानी कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है जब तक ये साबित नहीं हो जाता, और अगर साबित हो जाता है कोर्ट्स में तो फिर फर्दर विल टॉक ऑन इट एज वेल। इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ सेनेटर गुरदीप सिंह हैं पीटीआई से। सबसे पहले मेरे साथ आमीना हसन शेख साहिबा हैं मुस्लिम लीग नून से। आप दोनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। सेंटर गुरदीप सिंह आपकी तरफ आऊंगी। सेंटर साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी है और हुकूमत इसके सारे ताने बाने आपसे जोड़ रही है। अब फैज हमीद साहब का तो कोर्ट मार्शल हो रहा है, साथ ही कुछ ब्रिगेडियर्स रिटायर्ड और कुछ कर्नल भी उनके साथ मौजूद है, जो कि कहा जाता है कि ये पूरी चेन थी जो कि खान साहब से मिली हुई थी और ये सब सहूलतकारी कर रहे थे, राबते में भी थे। क्या कहेंगे आप? आपने हमें कॉल की और प्रोग्राम में बुलाया, तो मैं इसके हवाले से तो ये कह सकता हूँ कि जिस तरह ये अभी हुकूमत जो PDM-2 बनी है तो ये इनके हथकंडे हैं, और जिस तरफ जनरल फैज हमीद साहब की बात कर रहे हैं तो ये तो फौज के अंदरूनी मामला है। ये इसमें जो है ना किसी चीज पे हम नहीं कर सकते हैं, ब्लेम नहीं लगा सकते हैं कि कौन किसके साथ खड़ा था, कौन किसके साथ नहीं था। अभी जिस तरह ये चल रहे हैं को अदालतों में केस, जो सारे केस खान के खिलाफ इन्होंने बनाए थे तो वो किधर चले गए? वो तो सारे फारिग हो गए, केस खत्म हो गए। अभी इन्होंने खान को किस चीज में रखा है? तो अभी ये इनके हथकंडे ये भी इंशाल्लाह नाकाम होंगे, इनके आगे कुछ भी नहीं आएगा और ये अपने आप को जो है ना और भी खराब कर रहे हैं। मुल्क इनसे चल नहीं रहे हैं, माशियत के लिए इनका कोई सोच नहीं है, मुल्क के हालात, सूरत हालात किस तरफ जा रहे हैं। अभी हमें तो ये सोचना है कि अपने अवाम के लिए क्या करना चाहिए। लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं और ये जो है ना एक चीज के पीछे पड़े हैं कि इमरान खान जो है ना उसने ये किया, उसने वो कर दिया, और इनके हाथ में कुछ है नहीं। तो ये तो सारे वही हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं जो ये पहले कर रहे थे। तो ये पहले एक दूसरे के जिसमें लगे होते थे, केस बनाते थे सियासी। अभी जो है ना ये सारे खान के पीछे लग गए
और ये तो खान ने खुद कहा था कि इनकी चीजें निकलेंगी, ये सब इकट्ठे होंगे और इनकी चीजें निकलेंगी। आप ये सब इकट्ठे हो गए, अपने मौत खुद मर रहे हैं। तो इस पे हम क्या और कह सकते हैं? ये हम तो इसको यही कह रहे हैं कि इस टाइम देखें, मुल्क को जो खतरात हैं उससे निकलाएं, माशियत के बारे में सोचें, अवाम के बारे में सोचें। कोई बिजली का बिल नहीं अफोर्ड कर सकता, ना कोई घर का राशन अफोर्ड कर सकता है। गरीब बेचारे अभी देखें किधर जाएं। इनसे तो वो चीज हो नहीं सकती है, संभाल नहीं सकती है जो इनको करने चाहिए थे। जो इनके नारे थे 200-300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, तो इन्होंने तो 200-300 तो 30,000 पे बिल पहुंचा था। तो ये इनके क्या सोच है? क्या ये मुल्क को तरक्की दिलवा सकते हैं, मुल्क को आगे ले जा सकते हैं कि नहीं? ये नाकाम हो चुके हैं। इनको अभी जो है ना अपनी नाकामी पे जो है ना आवाम से माफी मांगे और ये जो है ना इलेक्शन पे जाएं, क्योंकि इन्होंने फार्म 45 पे इनको जो है ना शिकस्त हुई है। फार्म 47 की पैदावार है, तो फार्म 47 पे इनको किसने बनाया है? ये तो सारे खुद जो है ना इसके बने हुए हैं। अगर हकीकत पे हम जाएं तो हकीकत तो यही है कि फार्म 45 पे आ जाएं तो आप तो ये सारे फारिग हैं, तो हुकूमत में है नहीं, तो ये किस तरह हुकूमत कर रहे हैं? तो इनको खुद भी पता है कि अवाम ने हमें रिजेक्ट किया है, तो अभी ये अवाम को जो है ना और नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अमीना शेख साहबा आपकी तरफ भी आऊंगी। अमीना साहबा, आवाज आ रही है आपको मेरी? अमीना साहब आपको आवाज आ रही है? अमीना हसन शेख साहबा आपको आवाज आ रही है? अच्छा, मुझे अमीन साहबा की आवाज नहीं आ रही। ठीक है, सेंटर गुरी साहब आपकी तरफ ही आते हैं। सेंटर गुरी साहब, ख्वाजा साहब ने एक और भी इल्जाम लगाया कि जनरल तारिक अहमद बाजवा ने मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी। वो ये बात करते हैं कि ये बात उन्होंने अकेले उनके सामने ही नहीं बल्कि मजमे के बीच में की थी। आप इसको कैसे देखते हैं? मैडम, मार्शल लॉ की बात जो करते हैं ना, ये तो खुद भी मार्शल लॉ के पैदावार है। नवाज शरीफ किसकी पैदावार है? मार्शल लॉ की पैदावार है। इन लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। खान साहब ने तो क्लियर कहा है कि जो आवाम चाहती है मैं उनके साथ खड़ा हूँ, और वो भी अभी लड़ रहा है, इनके साथ लड़ रहा है, आवाम की नुमाइंदगी कर रहा है, अपने मुल्क की बात कर रहा है। ये तो मुझे एक दफा ये बताएं कि इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में एक दफा इन्होंने अपने मुल्क के और अपने मजहब के लिए बात की है? नहीं की। तो इनकी तो यही नाकामी है। ये तो जाते हैं किसी से भीख मांगते हैं और किसी को जो है ना अपने एहसासे बेचते हैं, तो उस तरीके से ये मुल्क चला रहे हैं। तो मुल्क तो इस तरह नहीं चलता है मैडम। ये तो 25-26 करोड़ आवाम का मुल्क है। इसको जिस तरह आप चलाएंगे तो जाहिर बात है मुल्क फिर नुकसान में जाएगा। माशियत किधर है इस टाइम हमारी, और इक्तिसादी ये किधर है, पॉलिसियाँ किधर है, हमें तो खुद ये जो समझ नहीं आ रहे हैं। आप देखें गरीब लोग, आप वो भी कह रहे हैं कि हम किधर जाएं। मुल्क से जो बड़े बड़े लोग थे वो तो जा रहे हैं, वो तो निकल गए। अमीर लोग निकल गए, कारोबारी अच्छे जो हमारे सियासतदान थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, वो तो सारे निकल रहे हैं। तो ये किधर ये मुल्क जा रहे हैं? आप देखें अभी कितने पासपोर्ट पे ये बना हुआ है। हर कोई अपने पासपोर्ट बना रहे हैं। वो बेचारे पासपोर्ट वाले हैरान है कि ये क्या करें हम पासपोर्ट के बेसिस पे। इतना रश बन गया है कि पासपोर्ट 4-4 महीने तक नहीं मिलता। तो देखिए ये इनकी नाकामी है। इनको इस चीज को समझना चाहिए। ठीक है, हमने मुल्क को किस इस पे धकेल दिया। ठीक हो गया है। अमीना हसन शेख साहब आपको आवाज आ रही है? अमीना साहब आपको आवाज आ रही है? मुझे अमीना साहिबा की बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, एक और चीज़ है सेंटर गुरदीप साहब, आज हमाद अजहर साहब ने जो है वो पीटीआई के पंजाब के सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। ना सिर्फ उन्होंने बल्कि जो लाहौर के सदर हैं उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है, चौधरी असगर ने। इसके ऊपर बड़ा इस वक्त क्रिटिसिज्म भी आ रहा है और बहुत ज़्यादा इस पर जो है वो फ्लैशबैक भी हो रहा है। साथ ही साथ ये जो इस वक्त सूरत हाल है इसमें हमाद अजहर साहब कह रहे हैं कि जो फैसले हो रहे हैं वो मेरिट की बुनियाद पे नहीं हो रहे, लॉबिंग पे फैसले किए जा रहे हैं और बानी लाइल्म है इन फैसलों से।
देखिए मैडम, जो इस्तीफा की बात है ना, तो इन्होंने लोगों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करा दिए हैं। इन्होंने अपने सारे हथकंडे इस्तेमाल किए हैं पीटीआई के खिलाफ, लेकिन ये फिर भी नाकाम है। आवाम जिसको चाहती है वो जो है ना, वो लीडर जेल में इनको बैठा दिया है। एक दिन उसको निकालें, फिर देखें कि कितने लोग ओहदे को लिए आते हैं, कितने लोग सर वो सब ठीक है, मैं कैंडिडेट बनते हमाद हैं। अजहर साहब का पूछ रही हूँ, उनका बता दें। हमाद असगर तो जो है ना, जाहिर बात है, उसने कितना अरसा उसने बेचारे ने एक जगह पे, दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे गुजार दिया। अभी वो आ गया है तो स्क्रीन पे इन्होंने फिर उसको नहीं बख्शा। तो ये इस तरह तो नहीं मुल्क चल सकता। अगर आप इस तरह सियासतदानों के पीछे और लीडरों के पीछे लग जाएं तो जाहिर बात है, तो वो तो फिर यही होगा अच्छा सर, जो आप इसको हो भी रहा है। कैसे देखते हैं? नवाज शरीफ साहब बिजली के महंगे बिल आवाम के नाकाबिले बर्दाश्त हैं, आज स्टेटमेंट दे रहे थे, जबकि हुकूमत उनकी अपनी है। देखिए इस तरह है मैडम, मैं आपको एक बात बता, बिजली जब भी इन्होंने इख्तिदार संभाला है, एक तो ये बिजनेसमैन लोग हैं, अपना बिजनेस कराते हैं। देखें अभी ये जो सोलर सिस्टम कितने और इस पे पहुंच गया था, कोई गरीब बंदा नहीं ये फ्रॉड कर सकता। लोगों से पैसे ले लेके अभी कहते हैं कि हम बिजली फ्री करेंगे, हम बिजली सस्ते करेंगे। किस तरह ये रिलीफ देंगे? सोलर सिस्टम गरीब बंदा किस तरह 10-12 लाख रुपए पे खरीदे? और इनके पास कोई हल है नहीं कि बिजली इतनी महंगी कर दी है इन्होंने कि अभी वो गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्या करें? गरीब बेचारे किधर जाएं? लोग अपने घरों के सामान बेच रहे हैं क्योंकि और किसी तक के पास हल है नहीं। आखिर तो बस लोग इनके खिलाफ फिर निकलेंगे और इनके साथ कोई वो है नहीं, एहसास नहीं है कि गरीब आदमी कैसे ये बिल और ये करें। और दुनिया में कहीं भी इस तरह नहीं है। आप देखें ईरान को देखें, अफगानिस्तान को देखें, कितना उधर वो लड़ाई हुई है। इंडिया को देखें, एक दिन का फर्क है हमारा और पाकिस्तान बनने और हिंदुस्तान बनने में। और आप ही समझ नहीं आ रही है कि वो किधर चले गए और हम किधर आ गए और आगे क्या होगा। इनको समझना चाहिए कि ये मुल्क ठीक को है, ठीक कराना है, आवाम की नुमाइंदगी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अवाम की नुमाइंदगी में बहुत शुक्रिया सेंटर गुरदीप साहब आपका। मैं अमीना हसन शेख साहबा के पर भी जाऊंगी जी। और इस वक्त हुकूमत में होते हुए नवाज शरीफ साहब का ये स्टेटमेंट कि बिजली के बिल आवाम के लिए बड़े नाकाबिले बर्दाश्त हैं और महंगे हैं, एक अजीब बात रखता है। इसलिए क्योंकि हुकूमत आपकी है, पंजाब सबसे बड़ा सूबा आपके पास है, इस वक्त वफाक में आप बैठे हैं, आपके भाई हैं, तो आप उनसे क्यों नहीं बात करते, उनसे क्यों नहीं पूछते? सिर्फ ये कहना है कि आवाम हमसे रिलीफ की तवक्को करते हैं, हमारी सलातों का इम्तिहान है कि मुश्किल तरीन हालात में आवाम को रिलीफ कैसे देना है। अब रिलीफ दे दें, क्योंकि अब आप बैठे हुए हैं, मोर देन 2 ईयर्स हो गए, पीडीएम की हुकूमत भी आपके साथ थी, तो हर मेरे ख्याल से रिलीफ अब मिल जाना चाहिए। इसी पे भी बात करेंगे। अमीना हसन शेख साहबा ने अब ज्वाइन कर लिया, उनकी तरफ भी जाएंगे। बहुत शुक्रिया अमीना हसन शेख साहबा। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, थैंक यू। अमीर सर, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी, नवाज शरीफ साहब का आज एक स्टेटमेंट आया बिजली के महंगे बिल के हवाले से, जो उन्होंने कहा नाकाबिले बर्दाश्त है। मगर हैविंग सेड दैट, हुकूमत में आप खुद बैठे हैं और फिर एक तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट आना, तो हम भी यही बात कर रहे हैं और सारी आवाम ये कह रही है कि बिजली के बिल अब देना इस वक्त नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। तो इसके हल के लिए कब तक हुकूमत को इकदाम करेगी? देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। लेकिन एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हम जिस स्टेटमेंट को बड़ा नेगेटिवली पोर्ट्रे कर रहे हैं, एक्चुअली वो स्टेटमेंट उनका दर्द दिखाती है जो उनके दिल में आवाम के लिए है, पाकिस्तान के लोगों के लिए। और आज से नहीं है, हमेशा से है। पीएमएलएन की गवर्नमेंट जब पीएमएलएन हुकूमत में आई है, उनकी प्रायोरिटी हमेशा आवाम को रिलीफ देना रही है, जो कि आज भी है। और हुकूमत में जहाँ तक होने का सवाल है, तो बिल्कुल हुकूमत में है और प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कोशां हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए। बट सबको पता है कि जो इस वक्त सिचुएशन है, जो इस वक्त सर्कमस्टांसेस हैं, दैट विल ऑब्वियसली टेक सम टाइम। और ये कोई ब्लेम गेम करने वाली बात नहीं है, लेकिन सबको पता है कि 4 साल में पाकिस्तान को किस नहज पर पहुंचा दिया गया है। और जहाँ तक बिजली के बिल्स की स्पेसिफिकली बात है, तो आईसीपी के जो एग्रीमेंट्स हैं उनको रिकंसिडर किया जा रहा है। अवैस लगारी साहब जो पावर के मिनिस्टर हैं, वो भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। तो आई एम श्योर कि इसका हल बहुत जल्द निकाला जाएगा। बड़ी खुशाइन बात है ये, तो मेरा ख्याल है मीडिया को भी और आवाम को भी और इवन ऑपोजिशन को खुश होना चाहिए कि हमारे पास कोई ऐसी लीडरशिप है जो
पाकिस्तान के बारे में सोच रही है, वरना हमारे पास पहले ऐसे लीडर गुजरे हैं जो कहते थे कि बिजली सस्ती करना, सब्जी सस्ती करना मेरा काम नहीं है। अच्छा, दूसरी जानब एक और चीज़ अभी जिस पर मैं सेंटर गुरदी साहब से भी बात करी थी, एक तरफ हम देख रहे हैं फैज साहब की गिरफ्तारी का मामला है, कोर्ट मार्शल का मामला है, दूसरी तरफ आज ख्वाजा आसिफ ने ये कहा कि जनरल रिटायर कमर बाजवा ने भी मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी, और ये बात उन्होंने अकेले नहीं की थी, मेरे सामने उनका मजमे के बीच में की थी। तो आप लोग क्या समझते हैं आपके जनरल फैज की कस्टडी के बाद और फौजी तहवील में उनको लेने के बाद, उनके कोर्ट मार्शल के बाद, क्या आप लोग ये समझते हैं कि अब बाजवा साहब का भी एहतसाब होना चाहिए? देखिए जी, हम सिर्फ ये समझते हैं, स्पेशली मी बीइंग अ लॉयर, आई थिंक कि इट इज टू अर्ली टू मेक एनी सच कमेंट। जहाँ तक जनरल फैज हमीद के ऊपर एलिगेशंस की बात है, तो उनके ऊपर एक पर्सनल कैपेसिटी में एलिगेशंस हैं कि पर्सनल कैपेसिटी में उन्होंने इंस्टीट्यूशन का कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी तोड़ा, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी इंस्टीट्यूशन के कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन की, उनके ऊपर करप्शन के भी चार्जेस हैं। तो अगर जब वो उन चार्जेस का फैसला हो जाएगा तब हमारे पास कुछ प्रेसिडेंट होगा, तब वी कैन डिसाइड। और अगर कोई भी और आने वाले वक्तों में भी, मेरा ख्याल है कि बड़ी पॉजिटिव चीज़ है ये, पहली दफ़ा पाकिस्तान आर्मी में ये हुआ है, और मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ अपने इंस्टीट्यूशन को कि उन्होंने अपने अंदर से ये प्रेसिडेंट सेट किया। जब इस केस का फैसला आ जाएगा तो आई एम श्योर वी विल हैव अ प्रेसिडेंट फॉर ऑल टाइम्स टू कम। जो जो उन्होंने चीज़ें की होंगी, जो एक्ट्स उनके ऊपर डिसाइड होंगे कि उन्होंने किए हैं, जो प्रूफ होंगे, तो उनके ऊपर हर जो कोई उस तरह के एक्ट करेगा उनका एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए। ठीक हो गया, जो इस किस्म के एक्ट्स करे उसका एहतसाब जरूर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आमिना हसन शेख साहब हमारे साथ मौजूद थी, सेंटर गुरदीप सिंह हमारे साथ मौजूद थे, दोनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन अपनी मेज़बान रसफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।